फास्टिंग वंस इन ए वीक करना चाहिए। हाँ, फास्टिंग कोई बुरी चीज नहीं है, वाटर फास्टिंग कर सकते हैं कभी कभी, कोकोनट वाटर फास्टिंग हम बोलते हैं। जब भी कभी किसी को पेट का कोई समस्या हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, लूज मोशन हो जाए, उल्टी हो जाए, डायरिया वगैरह हो जाए, इंडाइजेशन हो जाए, एक दिन के लिए फॉर 24 आवर्स कोकोनट वाटर फास्टिंग। कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है, पानी पी सकते हैं, और नारियल पानी पूरे दिन भर में 5 या 7 ग्लास ताजा नारियल पानी। नारियल पानी जब पियेंगे तो ऐसे पियेंगे जैसे धीरे धीरे, जैसे कोई चाय पीता है उस ढंग से पियेंगे, वेरी वेरी स्लोली। कई बार लोग बोलते हैं कि गन्ना भी फ्रूट है, तो गन्ने का जूस पी सकता है डायबिटीज पेशेंट। अब इसमें यस, आंसर इज यस, गन्ने का जूस पियेंगे तो ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसको थोड़ा इलॉबरेट करते हैं कि जब भी कुदरत ने कोई भी फल बनाया तो वो इस ढंग से बनाया कि जब ये एज्यूम करते हुए कि आप उसे, इंसान उसे चबा चबा के खाएगा। जब आप चबा चबा खाएंगे तो एक पर्टिकुलर स्पीड होती है जिस स्पीड से वो फूड स्टमक में जाता है। वो जो स्पीड है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो फूड आपके लिए मेडिसिन की तरह काम करेगा या वो सिर्फ एक फूड की तरह ही काम करेगा। उदाहरण के तौर पे इमेजिन कीजिए, गन्ना अगर आपको चबा चबा के गन्ना फिर उसका जूस निकालना होता तो 1 गिलास बराबर जूस निकालने के लिए कितने कितने देर तक चबाना पड़ता, करीब आधे घंटे तक, है ना। लेकिन भगवान को शायद नहीं पता था कि आप एक मशीन बना लेंगे और जूस यूं ही निकाल लेंगे और उसको गटक के पी जाएंगे। अगर आप गन्ने का जूस 1 गिलास पीते हैं यूं ही 1 मिनट के अंदर, तो वो एक फूड है, वो आपका ब्लड शुगर बढ़ा सकता है। उसी गन्ने के जूस को धीरे धीरे पियेंगे एज इफ की उसी स्पीड से वो जाए जिस स्पीड से जाने के लिए वो बनाया गया है, तो आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगा, राइट। तो खैर, कोकोनट वाटर फास्टिंग की बात कर रहे थे हम। कोकोनट वाटर इज ए प्री डाइजेस्टेड फूड। बिना स्टमक को बोझ दिए आपके बॉडी तक न्यूट्रिएंट पहुंचाना, ये कोकोनट वाटर का एक खासियत है। जिस तरह से डॉक्टर सेलाइन दे देते हैं सीधे ब्लड में, जो कि बड़ा ही डेंजरस होता है, ब्लड के साथ इंटरफेयर करते हैं क्योंकि वो पेशेंट खा नहीं पा रहा है। जब पेशेंट कुछ भी नहीं खा पाता है, पानी भी उल्टी कर देता है, ऐसे में हम फिर चम्मच से, ड्रॉपर से थोड़ा थोड़ा करके कोकोनट वाटर देते हैं ताकि उनकी बॉडी में हाइड्रेशन बनी रहे, उसमें एनर्जी बनी रहे, जान रहे, राइट। तो और धीरे धीरे जब वो स्वस्थ होने लगता है तो सब कुछ खा पाता है। तो खैर, वाटर फास्टिंग से भी ज्यादा अच्छा रहता है कोकोनट वाटर फास्टिंग। अच्छा, आपका सवाल है, ये कई लोगों ने और पूछा, कैन स्टार्ट अवर मील एट 11 AM to 10 PM डेली। देखिए, स्टार्ट आप 11 बजे कर सकते हैं, लेकिन खत्म आप कीजिए सनसेट के साथ। इसका जो कनेक्शन आपके खाने का वो सनसेट से है। सूर्यास्त हो गया तो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म अब सोने पे चली गई, गॉन फॉर द स्लीप, राइट। तो अब आप सनसेट के बाद खाएंगे और जितना सनसेट के दूर होते जाएंगे उतना आपके बॉडी के लिए उस खाने को होल्ड करना बोझ की तरह काम करेगा। इसको आप ध्यान रखिए। देवेंद्र वर्मा, आप इधर बैठे। एनी टाइप ऑफ टेंशन फ्रस्ट्रेशन विल इफेक्ट ऑन द टाइप ऑफ डिजीज। डेफिनेटली यस, टेंशन, स्ट्रेस, इसका पूरा पूरा असर बॉडी के हर ऑर्गन पे पड़ता ही है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो सांसें हो। आप गौर करते हैं कि जब भी कभी आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका सांसें एब्रप्ट हो जाती हैं, आपकी पैल्पिटेशन बढ़ जाती है, आपके पसीने आने लगते हैं, आपको कमजोरी आने लगती है, तो टायर्ड लगने लगता है, कुछ मन नहीं करता है। तो ये सारी तो ये मिली जुली चीजें थी। याद कीजिए, फ्राइडे को शाम वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको नोसिबो इफेक्ट बोला था। तो ये नोसिबो इफेक्ट है। जब भी कभी कोई नेगेटिव थॉट दिमाग में आते हैं, दैट इज नोसिबो इफेक्ट। जब भी कभी ये पॉजिटिव थॉट आता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव प्लेसिबो इफेक्ट। हम्म। दैट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने अभी बताया कि इट इज ए प्री डाइजेस्टेड फूड। अनलाइक द अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कोकोनट वाटर उतना बोझ नहीं डालता है डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। इसीलिए कोकोनट वाटर मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कई लोग पहले से कमजोर हैं और ऊपर से फास्टिंग कर रहे हैं तो और कमजोरी आ जाएगी, है ना। सरोज कुमार सिन्हा, है ना, 48 आवर बाद भी मेरी बीपी 212/122 है, बाई 122, है ना। यही आपका सवाल है। आपके बीपी पे नजर मेरी भी है, हमारी पूरी टीम की भी है। कभी कभी ऐसा होता है, इस बैच में ऐसे 2-3 लोग हैं जिनके ब्लड शुगर
अनयूजुअली हाई है, ब्लड प्रेशर जैसे आपका अनयूजुअली हाई है, तो ऐसे में हम यही करते हैं कि ऐसे जब आप घर जाएंगे तो आपको स्पेशल फॉलोअप करके देखेंगे कि क्यों ये हाई है और कैसे ये नीचे लाया जाए। लेकिन यही करना है कि जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं और जो सर्केडियन चार्ट आपको दिया उसको करना है। ब्लड प्रेशर कितना भी हाई हो, इवेंचुअली हमने देखा है कि वो नीचे आ ही जाता है। आमतौर पे 2-3 दिन में आ जाता है, लेकिन ये स्पेशल केस है जहां 2-3 दिन में नहीं तो सही 1 हफ्ते में आ जाएगा, तो नहीं तो 10 दिन में आ जाएगा। तो जब जो इनपुट इक्वल टू आउटपुट, आप इनपुट में जो फूड यहाँ पे खा रहे हैं, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल का एक गुण है, खासतौर पे रॉ वेजिटेबल का, रॉ वेजिटेबल में भी पत्तों का एक गुण है, ग्रीन लीव्स। आपने देखा होगा लंच और डिनर में आपको ग्रीन लीव भी दिए, पत्ते भी दिए, जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल होगा खाने के लिए, बल्कि वो देख के आपकी भूख खत्म हो जाती होगी पिछले 2 दिन में कि अब ये फिर खाना पड़ेगा, ये एक तरह का एहसास आपको हो रहा होगा। लेकिन एक बात समझिए, जब आप पत्ते को मुंह में लेके चबाते हैं, जितनी बार चबाते हैं उसका जूस जाता है पेट में और वो आपके बॉडी के नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो आपके ब्लड वेसल के अंदर क्लीनिंग का काम करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में आज और डिटेल में बात करेंगे। जितना ज्यादा जल्दी क्लीन हो जाएगा आपका ब्लड वेसल उतना खुलेगा, डायलेट होगा, जितना ब्लड वेसल खुलेगा उतना ब्लड प्रेशर गिरेगा। अब समझिए ये पाइप है, वाटर पाइप, यहाँ पे एक टैप लगाया और टैप ऑन कर दिया, पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है। अब इस पाइप को अगर मैं दबा दूं तो पानी का प्रेशर, वाटर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि डायमीटर कम हो गया। अब इमेजिन कीजिए आपका ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल का डायमीटर अगर मैं घटा दूं, वो तो दबा के घट सकता है, या अंदर अगर ब्लॉकेज हो जाए तो भी ब्लड वेसल का डायमीटर कम हो जाएगा। जब ब्लड वेसल का डायमीटर कम हो जाता है बिकॉज ऑफ उसके अंदर जो भी कोलेस्ट्रॉल फैट जमे हैं, तब भी ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन है वो अंदर क्लींजिंग करके आपके ब्लड प्रेशर डायलेशन को बढ़ाएगा, यानी कि आपके ब्लड वेसल को डायलेट करेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नीचे आएगा, ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा हम देखते हैं। जैसे ये आपका ब्लड प्रेशर है 212/122, ये दिखने में बड़ा ही खतरनाक लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे व्हाट आई होप सैटरडे को, कमिंग सैटरडे शाम को 5 बजे जब जूम पे मिलेंगे, होपफुली तब तक ये नीचे जाता रहेगा, राइट। तो यही आप उम्मीद कर सकते हैं आपको, यानी कि आपको जैसे पत्ते अबाउट 30-40 ग्राम ग्रीन लीव्स लंच में चबाना है ठीक से, इतने ही ग्राम ग्रीन लीव्स लंच डिनर से पहले भी चबाना है। जब रोज ये करेंगे तो ओवरऑल धीरे 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 ब्लड प्रेशर अपनी जगह पे आने लगेगा। ब्लड प्रेशर जो है वो जो भी कुछ आप खा रहे हैं और जो भी कुछ आप सोच रहे हैं, जिस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उसी का एक आउटकम है। ब्लड प्रेशर इटसेल्फ, ब्लड शुगर इटसेल्फ इज नॉट ए डिजीज। मेडिकल भाषा में इसको एक मेडिकल कंडीशन बोलते हैं, इसको एक कोई डिजीज का नाम नहीं बोलते। ये तो एक आउटकम हो गया, ये एक सिम्टम हो गया, ये अपने आप में बीमारी नहीं है। प्रीति राय है यहाँ पे, आप है ना सर? मैं किडनी पेशेंट हूँ, क्या मुझे आगे भी आयुर्वेदिक दवाई लेनी होगी? अभी मैं 2 दिनों से दवाई नहीं ले रही हूँ, लेकिन मुझे पहले से आराम है। प्रीति जी, ये आपके लिए भी बाकी के लिए भी दवाई काम नहीं करती है अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, या काम करती है तो टेम्पररी पीरियड के लिए काम करती है, थोड़े दिन लिया छोड़ दिया। जैसे आप में से कुछ लोगों को होम्योपैथिक दवाई दी है, बट वो जिंदगी भर के लिए नहीं है, थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल जाता है फॉर फ्यू डेज, दैट्स ऑल। अल्टीमेटली जो हील करेगी वो है यही नेचर से जुड़ी हुई चीजें जो आपने इन 3 दिन में सीखा है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, कोई जरूरत नहीं है, आपको आराम भी है, और तो ना तो आयुर्वेद की जरूरत है ना एलोपैथी की जरूरत है। जो आपने यहाँ पे सीखा, जो आपके सर्केडियन चार्ट में लिखा है, उसी को फॉलो करते रहना है, और अपने आप को ये महसूस करना है कि आपकी आराम की स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, होपफुली वो और अच्छा होता जाएगा। तो जिस तरह से ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स आप अपने आप को बीमार करते हैं, ठीक उसी तरह से ओवर ए पीरियड ऑफ डेज आपका बॉडी को आप रिवाइव भी कर सकते हैं। पीरियड ऑफ डेज, राइट। कितने साल लगे आपको बीमार करने में, उतने दिन लग सकते हैं आपको ठीक होने में। कोई 20 साल से बीमार है तो कम से कम 20 दिन दे दीजिए ठीक होने में, स्ट्रिक्टली विदाउट एनी चीटिंग। अच्छा, अलका रावत आप है ना? लोअर लेग थेरेपी लेने के बाद मेरे राइट नी में मसल में कुछ धक धक जैसा होता है, क्या ये नॉर्मल है? फ्यूचर में कोई नी प्रॉब्लम होगी? लेफ्ट हैंड में भी पेन होता है, क्या रीजन बताइए? देखिए, जब आप लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन में बैठते हैं, यानी कि पाँव आप पानी के अंदर डालते हैं, तो ये काफ मसल्स भी चला जाता है पानी के अंदर लगभग। तो काफ मसल्स को वैसे भी सेकंड हार्ट बोलते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था। तो ऐसे में थोड़ी बहुत इस तरह की फीलिंग होता है, इसको कुछ सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, नी नॉट टू वरी अबाउट इट। रहा सवाल नी के बारे में, देखिए जब आप इस में रहेंगे तो 2 बातें होंगी। एक तो आपका इंच लॉस होगा, कुछ लोगों का जो ज्यादा मोटे हैं
और दूसरा अननेसेसरी फैट कहीं है तो वो कम होगा। तीसरा, आपकी बॉडी प्लास्टिक से इलास्टिक होगी। चौथा, आपके जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर, खासतौर पे जॉइंट्स है, वो कम होगा। जब ये सारी चीजें होंगी तो ऑटोमेटिकली आपके जो नी का दर्द है, जॉइंट का पेन है, वो धीरे धीरे कम होगा या होता है। आपने कल देखा कि कुछ लोगों का तो 2 दिन में उनको आराम मिल गया, इफ नॉट 100% 50% मिल गया, कुछ लोगों को तीसरे दिन, कुछ लोगों को चौथे दिन। इस तरह से हर दिन आपकी बॉडी धीरे धीरे रिकवर करेगी। ये जो नी पेन है, इट इज ए इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इन्फ्लेमेशन इज रिवर्सिबल, वो ठीक हो जाता है। अच्छा, ये है प्रमोद सील, ऐसा कोई नाम है यहाँ पे? आप है? अच्छा, आपका सवाल है क्या कभी दोस्तों के साथ अल्कोहल का सेवन किया जा सकता है? कभी कभी, थोड़ा थोड़ा। आपका नहीं है, चलिए आपका अच्छा, किसी और का है अच्छा, ठीक है ठीक है। तो सवाल तो खैर है ही, किसी का ना किसी का है, आपने लिख के दिया। चलिए इसका जवाब समझ लेते हैं जरा। देखिए, जब तक तो आप बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक नहीं होने का डेफिनेशन क्या है? व्हेन यू आर हैविंग डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स एंड व्हेन देयर आर सम फिजिकल सिम्टम्स। जिस दिन आपकी दवाई छूट जाए, जिस दिन आपके फिजिकल कोई सिम्टम ना रहे, तो फिर मैं तो ये बोलता हूँ हफ्ते में 1 या 2 बार व्हाट वी कॉल एज चीटिंग डाइट। चीटिंग का मतलब अपने रूल्स को ब्रेक करके, चाहे वो लेट खाना हो, चाहे लेट सोना हो, चाहे वो खाना हो या वो पीना हो जो वैसे हमने मना किया है, तो आपका बॉडी कैन अफोर्ड टू चीट वंस और ट्वाइस इन ए वीक। ठीक उसी तरह से जैसे मैंने बताया, अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल सॉलिड है तो आपका गाड़ी कभी कभी ऊपर उबड़ खाबड़ या गड्ढा वगैरह झेल लेगा, राइट, लेकिन कभी कभी झेल लेगा। फिर अगर सोचेंगे कि सीधे गड्ढे पे ही चलाते रहो, तो चाहे वो गाड़ी कितनी स्ट्रांग क्यों ना हो, अल्टीमेटली ब्रेकडाउन हो ही जाएगी। तो पहले तो ये कि अभी गाड़ी की हालत सही नहीं है, तो पहले तो गाड़ी की हालत सही करें, अपनी बॉडी की हालत सही करें। उसके बाद फिर कभी कभी चीटिंग करना ही है तो कभी कभी कर ही लें। नदीमा, आप है ना, हाउ टू डील विद इन्फेंट फीवर, कोल्ड एंड कफ। एक बात समझना पड़ेगा, जो छोटे बच्चे हैं, खासतौर से 2-3 साल के बच्चे तक, बच्चों में साल में 4 से 6 बार कोल्ड कफ फीवर आना ही है। वो उनकी बीमारी नहीं है, बॉडी उनको लड़ना सिखा रही है बाहर की दुनिया से, बाहर के वायरस एंड बैक्टीरिया से, राइट। तो उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, उसके एंटीबॉडी डेवलप हो रहे हैं बॉडी में, जो कि पैदा होते वक्त उतने नहीं थे। तो कफ एंड कोल्ड बच्चों में, फीवर को आपने देखा, बच्चों के नाक बहते रहते हैं अक्सर, है ना, तो वो लड़ना सिखा रही है बॉडी को कुदरत।